जय हिंद फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल दद्दा की खरी खरी। मेरा नाम बाबा रामदास और आज फिर से एक बार आई हैव माय वाइफ मोनिका सिंह एज गेस्ट और आज हम फिर एक अनौपचारिक बातचीत करने जा रहे हैं। मैंने एक नया फॉर्मेट शुरू किया है बातचीत का, जिसमें मेरे गेस्ट को अभी तक ये पता नहीं है कि हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो ये बातचीत पूरी तरह स्वतः स्फूर्त होगी और पूरी तरह ऑर्गेनिक होगी, और जो मेरे सवाल होंगे ये टॉपिक भी आपको एक सरप्राइज दे सकता है और यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द टॉपिक। सो जो कुछ भी आपके दिल से निकलेगा वो दिल की आवाज होगी। इससे पहले मैं ऐसा ही एक वीडियो बना चुका हूं, आपको याद दिलाऊं मैं अपने दर्शकों को कि मैंने व्यालोक पाठक जी के साथ लखनऊ में एक इंटरव्यू किया था, वो जेएनयू पे। तो लास्ट मोमेंट तक भी व्यालोक को पता नहीं था कि हम किस विषय पे बात करने जा रहे हैं। तो मैं ऐसे जो जो ऑर्गेनिक टॉपिक्स होंगे ना, उनको एक नाम दे दूंगा, अपना एक कोई एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो हम आज की बातचीत शुरू करें। तो मोनिका, पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक पीसीएस महिला है यूपी की, ज्योति मौर्य। वो शी वॉज अ सिंपल हाउसवाइफ, उनकी बेटियां थी शायद। उनके हस्बैंड जो है वो उत्तर प्रदेश के शायद पंचायत विभाग में सफाई कर्मी थे। तो उन्होंने अपनी वाइफ को, जैसा कि वो कहते हैं कि मैंने पढ़ा लिखा के अपनी वाइफ को एसडीएम बनाया। खैर बाद में उनमें मैरिटल डिस्प्यूट्स हुए और बड़ा बड़ा एक गंदी सी कंट्रोवर्सी हुई। तो मेरा ये बड़ा फेवरेट विषय रहा है और मैं शुरू से इस चीज का बड़ा पक्षधर रहा हूं कि एक हस्बैंड के लिए हमारी इस पेट्रियार्कल पितृसत्तात्मक समाज में, जहां बहुत अच्छी पढ़ी लिखी, बड़ी होनहार, बहुत टैलेंटेड महिलाएं हमारे घरों में सिंपल हाउसवाइफ्स बन के रह जाती हैं और बड़ी प्रोफेशनली क्वालिफाइड महिलाएं हाउसवाइफ बन के रह जाती हैं। हालांकि हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य हाउसवाइफ्स को किसी भी तरह से डिमीन करना नहीं है। एक गृहिणी जो होती है, माँ होती है, वो राष्ट्र का निर्माण करती हैं, इसलिए उनके महत्व को हम बिल्कुल भी कम करके नहीं आंक रहे हैं। मेरा ये उद्देश्य नहीं है इस वीडियो को बनाने का। पर मैं हमेशा से इस चीज का पक्षधर रहा हूं। मैं इसका एक आई हैव बीन एडवोकेटिंग दिस इशू कि अपनी पत्नी का या अपनी बहू का करियर बनाना पति और सास ससुर या ससुराल की जिम्मेवारी होती है कि वो हम अपनी महिलाओं का, अपने घर की महिलाओं को करियर वुमेन भी बनाएं। वो सिर्फ घर की चूल्हा चक्की में ही पिस के न रह जाएं और वो अपनी जिंदगी सास बहू के सीरियल देखती हुई न बिता दें। तो मैं इसमें ना सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका देता हूं। तो आपको तो अपनी जर्नी याद है। बिल्कुल। तो व्हाट डू यू से ऑन दिस सब्जेक्ट? कि आपको याद होगा कि भाई व्हेन यू गॉट मैरिड यू वर सिंपली अ ग्रेजुएट और आप सिंपली एक स्पोर्ट्स वुमन थी। देन यू गॉट मैरिड और आप मेरे साथ दिल्ली और जालंधर छोड़ के माहपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश चली गई, जहां मुझे याद है उन दिनों 6 घंटा भी रेगुलर लाइट नहीं आती थी। 6 घंटा भी लाइट आएगी तो कब आएगी और अगले एक हफ्ता आएगी कि नहीं आएगी इसकी गारंटी नहीं होती थी। ऐसे माहौल में आपने अपना जीवन शुरू किया और आज आप पंजाब जैसे नगर राज्य में यू आर एन एजुकेशनिस्ट, नॉट ओनली अ प्रिंसिपल, आई कॉल यू एन एजुकेशनिस्ट। तो आपका ये जो सफर रहा, तो पहले बताइए आपका टेक क्या है ज्योति मौर्य का इंसिडेंट और एक हाउसवाइफ को करियर वुमन बनने की जो आपकी यात्रा रही। सबसे पहले तो आप इस पे अपना ओपनिंग रिमार्क दीजिए, फिर हम आगे इस डिस्कशन को बढ़ाते हैं। मुझे पता नहीं था आज का टॉपिक क्या है, पर बड़ा अच्छा टॉपिक मिला।
ज्योति मौर्य से शुरू करती हूँ कि पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन आपका ये होगा कि जो ज्योति मौर्य या उसके हस्बैंड के बीच में जो भी डिस्प्यूट हुआ है, उसमें समाज में ये कहा गया कि हस्बैंड जो है उसने बहुत अच्छे से ग्रूम करके उसको यहाँ तक पहुँचाया, और मैडम जो है वो जब कुछ प्राप्त कर गई तो उन्होंने पति को लात मार दी। ऐसा कुछ आरोप है ऐसा ऐसा ही है, ऐसा आरोप है, और ये सब चल रहा था उस पे। तो अब इस पे आप मेरा टेक मांग पूछ रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि पहली बात तो जबरदस्ती आप किसी को पढ़ा लिखा नहीं सकते। उस व्यक्ति के अंदर पढ़ने लिखने की चाहत होगी तभी आप उसको पढ़ा लिखा सकते हैं। हाँ। किसी को आप जबरदस्ती इसको ऐसे समझ लीजिए कि किसी को आप जबरदस्ती पहलवान नहीं बना सकते। आप कुछ भी नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं बना सकते जब तक अंदर से चाहत ना हो। और बाद में उनमें डिस्प्यूट क्यों हो गया, उसके पीछे मैं ये मानती हूँ कि ज्यादातर हमारा जो भारतीय समाज है, मैं विदेशों की बात नहीं कर रही हूँ, भारतीय समाज में क्या होता है कि पत्नी हमेशा चाहती है कि उसका पति उससे बराबर हो या उससे ऊपर हो। अपने से कम स्तर के पति को, ये शायद मुझे लगता है कि इसके पीछे हमारी जो फैमिली वैल्यूज है ना, कि घर में पिता बड़े हैं, भाई पिता मेल, पेट्रियार्कल हाँ, सोसाइटी। उस वजह से शायद हमारे समाज में ऐसी लड़कियों में या महिलाओं में ऐसी धारणा होती है कि मेरा पति जो है मेरे से कमतर ना हो, कमतर सुपीरियर, ना, हाँ, मतलब पति कमतर ना हो, सुपीरियर ही होना चाहिए, बराबर हो या मेरे से ऊपर हो, हम्म। नीचे ना हो मेरे से। मतलब समाज में ऐसा ना लगे कि मेरा पति जो है वो मेरे से, यू गॉट इट। तो नहीं, मैं देखिए सेम टेक मेरा भी है। इसका मतलब ज्योति मौर्य अगर हाउसवाइफ से एसडीएम बन गई तो यहाँ पे उनके पति को भी अपना स्टैंडर्ड रेज करना चाहिए था। हाँ, करना चाहिए था। अगर वो कहते हैं कि भाई वो, मैंने उसको पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुंचा दिया, तो खुद भी पढ़ना लिखना चाहिए था ना। हाँ, मैं देखिए उस, आप किसी को मोटिवेट करके उसको ऊपर तक ले जा रहे हो तो आप तो खुद भी आप तो खुद जाओ। नीचे क्यों रह हाँ, गए? खुद क्यों नहीं गए आप? ये मैंने मेरी दो बातें हैं। एक तो आपको खुद को भी अपना आगे बढ़ना चाहिए था, और दूसरा आप किसी को धक्के से जो है कामयाब नहीं कर सकते जब तक उसकी अपनी इच्छा ना हो। मतलब आप किसी को पढ़ा नहीं सकते। हाँ, किसी को नहीं, देख जबरदस्ती नहीं। देखिए इस पूरे एपिसोड पे जो मैंने अब तक जो अपनी राय रखी है, फेसबुक की पोस्ट पे भी रखी है, सोशल मीडिया पे भी बोला, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है। तो मेरा उसमें ये टेक था कि पत्नी को पढ़ाई लिखाई का या आगे बढ़ने का या एज अ करियर अपने आप को बढ़ाने का, करियर वुमन बनने का माहौल देने का काम पूरे परिवार का है, करना सास चाहिए। ससुर और हाँ, पति का सबका है। सबका। अगर वो माहौल ही नहीं देंगे हाँ, बिल्कुल। तो बेचारी औरत कैसे कर लेगी? हम्म। तो इसका क्रेडिट ज्योति मौर्य जी के हस्बैंड को जाता है कि जाता उन्होंने है। अपनी पत्नी को ये माहौल दिया कि वो बाका, देखिए पीसीएस बन जाना कोई हंसी खेल तो है नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत लंबे समय तक करनी पड़ती सपोर्ट है। सिस्टम चाहिए। एक पूरा सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो उस फैमिली ने, पूरी फैमिली ने दिया। प्रोवाइड किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि चूक यहां हो गई कि वो तो हाउसवाइफ से एसडीएम बन गई, पर उनके पति, जब उनकी पत्नी हाउसवाइफ से एसडीएम का सफर तय कर रही थी, ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम, ही वॉज वाइलिंग अवे, और वो आदमी सफाई कर्मी का सफाई कर्मी ही रह गया 10 साल। अगर उन्होंने भी अपना स्टैंडर्ड बराबर रेज किया होता, बिल्कुल तो आई थिंक ये समस्या नहीं आती। नहीं आती, बिल्कुल नहीं अच्छा, आती। मुझे एक उसमें एक चीज और बता है, पत्नी का सिर्फ सामाजिक स्तर नहीं बढ़ा या उनका रुतबा नहीं बौद्धिक बढ़ा, बौद्धिक बड़ा। बौद्धिक बौद्धिक स्तर। बड़ा, देखिए हाँ। मैं एक बात बताता हूं, मैरिज में एक बहुत बड़ा इशू है जो कंपैटिबिलिटी का, जो हम इशू बात करते हैं ना, हस्बैंड वाइफ की जो कंपैटिबिलिटी है, उसमें बौद्धिकता। हाँ, बात करने के लिए कुछ चाहिए ना, क्या बात करोगे? तो पत्नी का बौद्धिक स्तर पति से बेहतर हो गया, स्टेटस तो जो हुआ तो हुआ, पति ने अपना बौद्धिक स्तर नहीं बढ़ाया। हाँ। अच्छा, अब हम आपकी, लेट अस डिस्कस आवर, हमारा जो आपकी जो, हाउ डिड यू इवॉल्व एज अ करियर वुमन? इफ यू रिमेंबर, यू वर
mediocre student because you were basically a sportswoman. I was not a mediocre student actually. मुझे याद है जब मैं केजी क्लास में थी तो मेरे टीचर्स ने मेरी मदर को बोला कि नहीं ये पढ़ने में बहुत अच्छी है, इसको केजी 2 में नहीं डाला जाएगा, ये क्लास 1 में बैठेगी। फिर मैं क्लास 1 में भी बहुत अच्छा कर गई तो उन्होंने कहा ये 2 में नहीं बैठेगी, इसको 3 में बैठाया जाएगा। तो इस तरह से मैं जंप कर दी गई। पर जब मैं बड़ी हो गई और मैं स्पोर्ट्स में आ गई, स्पेशली क्लास 8th के बाद मैंने स्पोर्ट्स शुरू कर दी थी, तो तब जो है वो मेरा मुझे पढ़ाई से ज़्यादा स्पोर्ट्स जो है वो ल्योर करने लगी, तो मेरा वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगने लगा। तो पढ़ाई लिखाई थोड़ी जो है पीछे छूट गई। पीछे क्या छूट गई, सारा साल आप कॉम्पिटिशन्स में और मॉर्निंग इवनिंग की प्रैक्टिस में हो जाते हो, तो नहीं पढ़ना नहीं नहीं लिखना नहीं, कम हो गया। उसके लिए मैं हमारे इंडियन सिस्टम को दोषी मानता हूं। हिंदुस्तान में ये एक मानसिकता है कि नहीं नहीं, जो खिलाड़ी है उसका पढ़ाई लिखाई तो कोई मतलब नहीं है, तो कॉलेज भी उसको फ्री छोड़ देता है, समाज भी फ्री छोड़ देता है, परिवार भी फ्री छोड़ता है। ओ हुणता है पहलवान, ए पहलवाना नो, ए पहलवाना दा पढ़ाई लिखाई पहलवाना दा काम नहीं हैगा, इन्होंने छड़ दियो। स्पोर्ट्स कर रहे हो, अच्छा ये स्पोर्ट्स कर रहा है, चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हाँ। मतलब स्पोर्ट्स एक तो ज्यादा बच्चे करते नहीं है, बहुत लिमिटेड से बच्चे करते हैं। अगर किसी स्कूल में भी देखा जाए तो आपको ज़्यादा बच्चे नहीं मिलते हैं, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 95% बच्चे पढ़ाई में होते हैं, 5% भी नहीं होते स्कूल में जो कि स्पोर्ट्स में होते हैं। और दूसरा, स्पोर्ट्स करने वाले बच्चों को कुछ अलग निगाह से देखा जाता है। हाँ, उनके साथ एक सिंपैथी होती है कि इनको पास कर दो, इनको पास कर दो, ये अच्छा कर रहे हैं। फिर आप जब मेडल जीत के लाते हो, आप चैंपियनशिप जीत के लाते हो, तो आपका एक अलग ही रुतबा रुआब होता है स्कूल में, कॉलेज में। तो आपको खुद को भी लगने लगता है कि मैं बहुत स्पेशल हो गया हूँ, है ना। तो थोड़ा सा माहौल दे देते हैं, कुछ खुद लगने लगता है। तो फिर दोस्ती यारी स्पोर्ट्स वालों के साथ हो जाती है, पढ़ने लिखने वालों से दोस्ती यारी छूट जाती है, क्योंकि आप जिस ग्रुप में हो वो उसका ध्यान तो खैर। तो पढ़ाई में तब है ऐसी नहीं। परिस्थितियों में एट द एज ऑफ 20 वी गॉट मैरिड। You were 20, I was 25. 21, हाँ। You were 21, I was I think 25 something. हमारी शादी हो गई एंड अचानक मैं सही में कोच था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि विल गो टू महापुर। आपको तो ये पता भी नहीं था कि महापुर महापुर क्या है, पता था कि आज क्या कौन सा टॉपिक है। हाँ, इनको नहीं पता था कि महापुर किस जगह, किस चिड़िया का नाम है। देन दिल्ली से हम लोग सीधे महापुर चले गए और वहाँ पे हमने एक स्कूल खोल दिया जिसका जो सिस्टम था वो गुरुकुल जैसा था। मतलब वी नेवर हैड एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, हम पेड़ों के नीचे बैठा के बच्चे पढ़ाते थे। तो आपने आई थिंक क्लास 1 की इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया था। हाँ। उस वक्त आपने कभी सोचा? फर्स्ट डे जो है मुझे याद है, आपको मैंने शायद ये बात कभी बताई भी नहीं है, कि फर्स्ट डे जो है मुझे नर्सरी क्लास को स्वर पढ़ाने थे। तो मुझे तो ये पता ही नहीं था कि आ ई जो है ये स्वर होते हैं, मतलब स्वर व्यंजन का आपको ज्ञान नहीं था? नहीं था, मतलब इतना कभी भी बचपन में, हाँ। कभी बचपन में पढ़ा रहा होगा, पर उस समय नहीं पता था। तो जब मुझे बोला गया ये पढ़ाने के लिए, तो मुझे लगा कि मैं करूं क्या। तो फिर उसके बाद जब मुझे स्वर व्यंजन आ गए, तो मैंने अपनी डायरी पे फटाफट साइड में लिख लिए कि मुझे ये हुआ कि जब नेक्स्ट टाइम मुझे पढ़ाना होगा तो फिर मैं किससे पूछती फिरूंगी। तो दैट वाज द फर्स्ट डे जब मैंने अपने पास अपने नोट्स लेने शुरू कर दिए थे। अच्छा। कि स्वर व्यंजन अगली बार जब पढ़ाने हैं तो मेरे पास ऑलरेडी हो, मुझे किसी से पूछना ना पड़े। ओके। तो यहाँ से शुरुआत थी, ये आपको भी नहीं मैंने कभी बात बताई। तो इन्होंने क्लास 1 मतलब एनसीईआरटी की जो इंग्लिश की बुक थी, आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट लेसन, दिस इज जॉन, मैरी, मिस्टर बेल, मिसेस बेल, दिस इज जॉन, दिस इज मैरी। दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी बुक 1 ऑफ इंग्लिश। वहाँ से आपकी टीचिंग की एक जर्नी स्टार्ट हुई। और मुझे वो भी दिन याद है कि जब एलन पांडे साहब हमारे महापुर पब्लिक स्कूल में जिन दिनों पढ़ाते थे, तो मैंने आपको सीबीएसई की क्लास 10th की इंग्लिश पढ़ाते हुए, आई वॉज टेकिंग अराउंड एंड यू वर टेकिंग दिस क्लास इंग्लिश 10th में। आप सीबीएसई की जो बुक थी वो पढ़ा रही थी, और वो स्टोरी आई थिंक वो अली वाली कहानी थी, कौन सी कहानी थी, बट उस दिन मैंने आपको ऑब्जर्व किया कि यू आर ए वंडरफुल टीचर। मतलब मैं अभी परसों जो है फ्राइडे को, सेकंड सैटरडे से पहले फ्राइडे को मैं राउंड पे थी, और क्लास में जो है 7th क्लास में इंग्लिश पढ़ा रही थी मैम। तो मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि नहीं, इसको मुझे मैं पढ़ाती हूँ, आप वॉच करो। तो मैंने थोड़ा सा पढ़ाया, और उसके बाद जब मैं बाहर निकली मुझे इतना संतोष और मुझे खुशी थी। तो मुझे लगा कि मेरे को ना एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा टीचिंग अच्छी लगती है। पर लोग कहते हैं कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, पर एट हार्ट मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छी टीचर हूँ। उसके बाद मैं 12th क्लास में गई, तो वहाँ पे अकाउंट्स की क्लास चल रही थी, तो वो लेजर के ऊपर क्लास चल रही थी। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ भी थोड़ा बहुत जो है, मतलब
मैं जब क्लास में जाती हूँ ना तो मेरा मन करता है कि मैं पढ़ाऊँ, मतलब वो ऐसा वो है, दौर है। नहीं देखिए, मोनिका की एक खासियत मैं आपको बताऊं मैं कि सीखती बहुत जल्दी हूँ। मोनिका इज अ वेरी गुड लर्नर एंड इज अ वेरी फास्ट लर्नर। आपने, मुझे याद है, गाड़ी चलाना शायद 1 घंटे में सीख लिया था। हाँ, एक दिन वन फाइन डे शी सेड कि ओके, मुझे ड्राइविंग नहीं आती, मुझे ड्राइविंग सीखनी है। उन दिनों हमारे पास तो महिंद्रा की जीप हुआ करती थी। नहीं, उसमें मैं एक बात बताती हूँ। मैं आई वाज़ इन 6th क्लास, तो तब हमारे घर मेरी कज़न के हस्बैंड जो है वो स्कूटर लेके आए, नया ब्रांड न्यू। तो मैं 6वीं में थी, तो मैंने कहा मैं इसको चलाऊँगी, तो कहते चलाना है? आजा। तो उन्होंने मुझे उसको चलाना सिखाया, मैंने जाके दीवार में मार दिया। मतलब वो नया स्कूटर टूट गया था। और 8th क्लास में जब हमने स्पोर्ट्स शुरू की है, तो हमारे जहाँ पे स्टेडियम में हम जाते थे, तो वहाँ पे एक पाजी थे जो हमसे सीनियर थे, उनके पास बुलेट था। उनसे मैंने कहा, पाजी मैंने बुलेट चलाना है। कहते चलाना है, आजा बैठ जा। उन्होंने मुझे बुलेट सिखा दिया, तो मैं बहुत अच्छा बुलेट चलाने लगी। पर तब तक मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं चीज़ें इतनी आसानी से सीख जाती हूँ। मुझे वो इंसिडेंट याद है कि हमारे पास महिंद्रा की जीप होती थी, पिजो इंजन वाली। तो मैंने आपसे कहा कि मुझे हाँ। गाड़ी चलानी सिखाइए, तो ये मुझे एक डिग्री कॉलेज था वहाँ पे महापुर के पास में, सैदपुर टाउन में। तो ये उसके ग्राउंड में ले गए, काफ़ी बड़ा ग्राउंड था। तो हाँ। 1-2 चक्कर लगाए और तीसरा या चौथे चक्कर पे मैंने आपसे कहा कि नहीं मैं अब रोड पे जाऊँ? तो उन्होंने कहा चलो जाओ, और मैं बस सीख गई। तो मोनिका इज अ वेरी गुड लर्नर। तो इन्होंने, आपने टीचिंग भी जो है वो हाँ, पढ़ाते पढ़ाते खुद सीख ली, सीख ली। और धीरे धीरे शी स्टार्टेड ग्रेजुएटिंग एंड क्लास 1 से फिर क्लास 2 पढ़ाना शुरू किया, 3 4 5 6 पढ़ाते पढ़ाते मुझे अच्छी तरह याद है, वो एमपीएस के दिन याद है कि आप हुँ, इंग्लिश पढ़ाया करती थी, हिस्ट्री पढ़ाया करती थी, बहुत अच्छा। हुँ। पर इफ यू रिमेंबर, हमारे घर में एकेडमिक्स का कितना माहौल था। सबसे पहले डैडी का जो इन्फ्लुएंस था, हमारे हाँ, पिताजी थे, वो आर्मी के चूंकि धर्म शिक्षक थे, और उनका बहुत जबरदस्त स्वाध्याय था धर्म धर्म ग्रंथों पे। हुँ, तो वो वेद उपनिषद हुँ। और उनके जो हमारे को लेसन्स मिलते थे, या वो जो बातें बताएगा, एंड वो भी बहुत घूमे फिरे, बड़े घुमक्कड़ किस्म के आदमी थे, हुँ। फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस। उन्होंने, मुझे याद है, एक बार बताया था कि जो पठानकोट का शायद पहला महिला कॉलेज था, उन्होंने और मेहता अंकल ने शुरू किया था वहाँ पे, शाहपुर कंडी चौक वो पे। इट वाज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट रहता। हाँ, कुछ ऐसा। हाँ, तो जिसमें डैडी हिंदी पढ़ाया करते थे, और और मेहता सर जो प्रोफेसर है, वाईपी मेहता हाँ, पठानकोट के हैं। ही यूज्ड टू टीच इंग्लिश उनके बेटे इन यहाँ दैट जलंधर के प्राइवेट कोचिंग। दोआबा कॉलेज के हाँ, एचओडी उनके, थे इंग्लिश। अभी वो हाँ, इंग्लिश के वहाँ पे पिताजी की प्रोफेसर हैं। खासियत ये थी कि जैसे वो जब हमें देखते थे कि घर में हम लोग ऐसे इधर उधर बैठे हैं, तो वो बुला लेते थे अपने पास कि इधर आओ, बैठो मेरे पास बैठो, हाँ क्या कर रहे हो, क्या किया। तो ज्यादातर भाई क्या किया, तो कुछ भाई यही घर का काम किया। तो अच्छा तुमने आज पढ़ा क्या, क्या नई चीज पढ़ी हो, कुछ सीखा? अच्छा वो किताब उठा के ला। उनके पास इतनी किताबें थी कि मुझे याद है जब वो रिटायर होके घर आए हैं, तो सामान में कुछ नहीं लाए थे, सिर्फ किताबें लेके आए। तो एक बहुत बड़ी पेटी थी हमारे हाँ। पास वो। और वो हिंदी के प्रकांड विद्वान थे, हाँ, और हिंदी लिटरेचर, स्पेशली पोइट्री, हुँ, निराला प्रसाद और महादेवी को जब वो पढ़ाते थे, मुझे हाँ, याद है, मुझे बचपन में उन्होंने हाँ। पोइट्री पढ़ाई है। कुछ हुआ न हो मुझे विश्व का सुख श्री, यदि केवल पास तुम रहो। अ, पिताजी ने मतलब बहुत हाँ, कुछ जब वो सिखाया। कामायनी पढ़ाते थे, हाँ, वाह क्या बात है। या वो जब छायावाद पढ़ाते थे, हाँ, वो कहते थे कि पंत और महादेवी हाँ। को जब वो पढ़ाते थे ना, आहा, मतलब ही लव्ड टीचिंग। हुँ, और हमारे फैमिली में ना टीचिंग, आई थिंक, हमारे ब्लड में रही। हाँ, वो वो बहुत अच्छे मोटिवेटर भी थे। वो दूसरों को समझा देते हैं कि तुमको, जैसे मुझे याद है उन्होंने, मैं ना पता नहीं घर का कुछ काम कर रही थी और सुबह से मैं काम में व्यस्त थी, छुट्टियां उट्टियां रही होंगी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला बेटा क्या कर रही हो? तो मैंने बोला पिताजी बस घर का काम है, ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। कहते इधर आओ मेरी बात सुनो, जाओ जरा हाथ धो के आओ। शायद मैं गोबर लीप रही थी घर के अंदर, जो कच्चा आंगन था। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा जाओ, तो पहले तुम लीप ली हो? मैंने कहा हाँ। तो करेगी अच्छा जाओ हाथ धो के आओ, जरा मेरे पास आओ, बैठो, मुझे तुमसे बड़ी जरूरी बात करनी है। और मैं एकदम से वो हो गई कि क्या ज़रूरी बात करनी होगी, ऐसा क्या हो गया? कुछ मतलब मुझे लगा कि सब कुछ तो नॉर्मल सा है, ऐसी क्या बात करनी है? ख़ैर मैं हाथ-वाथ धो के आई, मैं उनके पास आके बैठ गई। कहते देखो तुमसे ना एक बात कहनी है, इसको अपने गाँठ बाँध लेना। तो मैंने कहा हाँ जी। कहते कि तुम जो काम कर रही हो बहुत अच्छा है, घर का काम करना चाहिए। वो खुद भी जो है जब रसोई में जाते थे, अगर वो देखते थे बर्तन साफ़ नहीं तो बर्तन माँज देते थे। कुछ ना कुछ वो करते रहते थे, वो पूरा घर का काम साथ में कराते थे। तो
उन्होंने कहा कि He घर का was not काम a typical ना 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 बिल्कुल भी नहीं, patriarch of the family. नो 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 नेवर। और उन्होंने मेरे से उन्होंने ये बात शायद मैंने आपको भी नहीं कभी बताई, बच्चों को भी नहीं बताई। उन्होंने मेरे से कहा बेटा मेरी बात सुनो, घर का काम बहुत जरूरी है, करना चाहिए, हर औरत को करना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए, घर के हर बच्चे को करना चाहिए, सब काम सबको करना चाहिए। पर तुम एक बात का ध्यान रखो कि पढ़ना लिखना जो है ना, ये जीवन में एक वरदान की तरह से है। तुम जो काम कर रही हो ना, ये काम वाली भी कर देगी, क्योंकि हमारे घर में थी, हेल्प थी बहुत सारी। तो तुम इसमें अगर अपना सारा टाइम लगाओगी ना, और खुद नहीं कुछ और पढ़ोगी, कुछ नया नहीं सीखोगी रोज, तो फिर जिंदगी के मायने जो है वो मनुष्य होना व्यर्थ हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, तुम अपनी डायरी में ना रोज लिखो कि तुमने आज नया क्या सीखा, तुमने नई 2 बातें सीखी, 1 बात सीखी, धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हें ये एक तुम्हारा ना एक वो टेस्ट बन जाएगा कि मैंने आज 5 नई बातें सीखी, आज मैंने 10 नई बातें सीखी। धीरे धीरे वो ग्राफ जो है, वो जो क्रम जो है वो बढ़ता जाएगा। तो मैंने ये बात आपको नहीं बताई ना। मुझे याद है ना, वो बातों बातों में हमको भाषा विज्ञान पढ़ाते थे। हाँ, मुझे कि हाँ, किस शब्द की निष्पत्ति कैसे है, कैसे हुई। और वो किस धातु से बना है, और वो उनका, अच्छा, ही वाज सच अ वंडरफुल टीचर। वो इतनी जटिल बातों को इतना आसान शब्दों में समझा देते थे। और भाषा विज्ञान जैसा जटिल विषय। खुद संस्कृत उनकी बहुत अच्छी थी, संस्कृत बहुत बढ़िया थी उनकी। तो बातचीत करते करते वो बीच में कोई ना कोई, कहीं ना कहीं किसी वेदों से, कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं से उठा के वो कोई संस्कृत का श्लोक सुना देते थे बीच में। तो मैं अक्सर उनसे कहती थी, पिताजी इसका क्या मतलब है? तो फिर वो उसका अर्थ समझाते थे, ये ऋग्वेद से है, ये यहाँ से है, यहाँ से है। तो वो जो ग्रूमिंग उनसे भी हुई ना, आपसे, उनसे, मम्मी भी, हमारी इनकी माता जी, मतलब मेरे बच्चों की दादी जो हैं, वो पढ़ने की बहुत शौकीन थी। और वो मेरा बड़ा वाला बेटा जो है, उसको पढ़ाया ही उन्होंने। वो छोटा सा था, उसको पढ़ाने लगी, और मुझे याद है शायद 1.5 साल का रहा होगा। तो जब हम जालंधर आए एक बार, तो मेरी माँ, मतलब टीवी पे दूरदर्शन रुकावट के लिए खेद है। प्रचार लिखा आता था, तो उसको प के पैर में र है, प्र बोलेंगे इसको, ये पर है, मतलब वो इस तरह से, बहुत छोटा था नन्हे, जब उन्होंने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। और जब वो अपने ननिहाल आया, जालंधर आया, तो वो मुश्किल से 1.5 2 साल का रहा होगा, और वो इतना कुछ सुनाता था। तो मेरी माँ ने कहा, ये कहावत है पंजाब में कि गुरु नानक देव जी जो है माँ के पेट से ही सीख के आए थे। तो मेरी माँ ने कहा कि हाँ, आ तो मुंडा जड़ा आ, ये माँ दे ढिड जो ही सारा कुछ सीख के आया, इन्हू तो सारी पढ़ाई होनी आती है। मतलब ये मेरी माँ ने फील किया था कि वो इतना अच्छा है। हाँ, तो हम वापस आते हैं विषय पे। तो कहने का मतलब, हमारे घर में हम कितने भी पहलवानों का टब्बर हों, हम बहुत एक नंबर के घुमक्कड़ थे हम दोनों, बट हमारे घर में हमेशा एकेडमिक्स का माहौल रहा। मेरा घर, मुझे याद है आज भी, इट इज फुल ऑफ बुक्स। इट वाज ऑलवेज, उन दिनों मैगजीन्स और अखबारों का जमाना होता था। तो तुम इफ यू रिमेम्बर, हमारा घर हमेशा किताबों से, मैगजीन से, बुक से, लिटरेचर की किताब बिखरी पूरे घर में। चारों तरफ सोफे के सामने टेबल पे मैगजीन्स और अखबार पड़े हैं, बेड पे पड़े हैं, बेड के साइड वाले टेबल पे पड़े हैं। तो मुझे याद है लक्की भाजी एक बार आए, कहते यार ਤੁਹਾਡੇ घर ना गांधी पिया रहिंदा। तो आपने कहा था किस चीज़ का गंद है? कहते जिथे देखो उत्थे किताबां, अखबार और मैगजीन, इत्थे किताब उत्थे किताब, यार तुझे घर च गंद पा के रखते हैं। तो पहलवान जी ने उनको बोला कि दारू की बोतलें नहीं है ना, किताबें हैं ना। तो किताबों का गंद थोड़ी होता है। उसके बाद मेरे घर में 24 घंटे म्यूजिक का माहौल था। आई थिंक इफ यू रिमेम्बर, जब आप शादी होगी नई नई आई थी, तब उन दिनों में पंडित राजन साजन का विहाग दिन रात सुना करता था। हाँ, मैंने राजन साजन मिश्रा का वो विहाग जो है बहुत सुना। छोटा सा एक टेप रिकॉर्डर होता था, और हम पटियाला में रहते होते थे, तो मैं उसको बाहर वरांडे में लगा लेती थी। वहां से वो रूम में, किचन में, हर जगह उसकी आवाज जाती थी, और उसको मैं दिन रात सुनती थी। क्लासिकल म्यूजिक मेरे खून में था, क्योंकि मेरे फादर गालिब को बहुत पढ़ते थे। गालिब, मुझे लगता है दीवाने गालिब जो है उनको याद ही था। उनको दीवाने गालिब की तो एक एक शेर उनको रटा हुआ था। एंड ही कुड, सबसे बड़ी बात है, वो हिंदी नहीं पढ़ना जानते थे, सिर्फ उर्दू पढ़ना जानते थे, हिंदी पंजाबी नहीं परंतु आती थी। दीवाने गालिब का तो वो, अगर उनको कोई अपॉइंट करता ना, ही कुड हैव बीन ए लेक्चरर। हाँ, गालिब की पोएट्री, और वो मतलब जैसे डैडी हमारे
कहानी पढ़ाते थे। हाँ मुझे याद है पापा ने मुझे दीवाने गालिब पढ़ाया। मेरे फादर, यस। हाँ मुझे वो गजल थी, वो आके ख्वाब में तस्कीन इज़्तिराब दे, वो गजल आ रही थी, पीनाज मसानी गा रही थी, तो ना वो उन्होंने कहा वाह, बड़े तन्मय होकर सुनने लगे। जब वो गजल खत्म हो गई, मैं कहा पापा जी इसका मतलब की सीगा। हाँ तो उन्होंने अपनी अलमारी खोली, उसमें से एक बड़ी जीर्ण शीर्ण सी किताब निकाली। मैं कहते एक ही है, कहते पुत्र दीवाने गालिब है, बहुत ही पुरानी बुक थी, आई थिंक 100 साल पुरानी। फिर उन्होंने वो गजल उसमें से निकाली एंड ही स्टार्टेड टीचिंग में कि इस गजल का ये मतलब था। तो उस दिन मुझे मुझे याद है, मेरे उनके पास आज तक हाँ वही एक निशानी है, हाँ वो किताब मेरे पास आज भी रखी है। तो दिस वाज द एकेडमिक एटमॉस्फेयर व्हिच शी गॉट इन अ हाउस। हाँ म्यूजिक, लिटरेचर, हम्म, उसके बाद घुमक्कड़ी। हम्म। हमारी घुमक्कड़ी के किस्से में कभी अगले दिन किसी दिन सुनाऊंगा, मैं हमने क्या आपको गजब घुमक्कड़ी की है। एक चीज तो हाउ डिड यू इवॉल्व एज अ टीचर हम्म, and then as a principal, then as an administrator, then as an educationist? मतलब मुझे आपने 1989 में जब शादी हुई थी 90, तब तो हाँ कल्पना नहीं की होगी कि मैं ऐसा कुछ करूंगी। या तुम कभी एजुकेशनिस्ट नहीं, बन जाओगी या। ऐसा कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स में था कि मैं स्पोर्ट्स में ही कुछ करूंगी। और फिर जब माहौल बदला, अच्छा अगल बगल में सभी लोग पढ़ने लिखने वाले माहौल में थे। और मजे की बात ये थी कि आ, आपका पिताजी का और इनकी माताजी, ये दे आर वेरी गुड टीचर्स। हम्म, मतलब पढ़ किसी भी जटिल विषय को बहुत आसानी से समझा देना। और मेरे को ना भगवान ने एक ब्लेसिंग है, मुझे ये मालूम नहीं था। बहुत सालों बाद मुझे पता चला कि मैं बहुत जल्दी चीज़ों को सीखती हूँ। आप मेरे सामने कोई सिग्नेचर करिए, मैं एक बार देखूंगी और कर दूंगी। मुझे ये ब्लेसिंग है, ये मैंने इसके लिए कोई एफर्ट नहीं किया, ये भगवान दे के भेजा है। कहते हैं ना जैसे रंग रूप आपको भगवान देता है, तो ये मुझे ब्लेसिंग है। कोई भी नया, जैसे मैंने आपके साथ कोई गाड़ी नई सीखी, स्किल। कोई भी नई चीज़ जो है वो मुझे बड़ी जल्दी आती है। तो ये चीज़ मेरे बच्चों में भी आई है। मेरा बड़ा बेटा जो है वो बहुत जल्दी पिक करता है, बेटी बहुत जल्दी पिक करती है। पढ़ने लिखने का असर ये हो गया हमारे घर में बचपन में, अच्छा म्यूजिक और अच्छा पढ़ना लिखना जो था, उसका असर ये आया। मुझे याद है मेरे बच्चों को भी चस्का हो गया किताबें पढ़ने का। इनको अगर 500 रुपये मिलते थे, उसमें से 350 की किताब खरीद लेते थे। नहीं तो जो बच्चे स्कूल जाने वाले हों और उनको पैसे मिल जाए तो वो पार्टी करना चाहते हैं, वो उस पैसे को मौज करना चाहते हैं, फिल्म देखना चाहते हैं, खर्चना चाहते हैं, कहीं खा पी के उड़ाना चाहते हैं। मुझे याद है कि तीनों ही किताब पढ़ने के शौकीन पैदा हो गए। तो मैं सोचती थी हे भगवान, इस घर का सारा पैसा ना कापी किताब और अखबार और मैगजीन में ही चला खैर, जाएगा। अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं, ये हमने बहुत सारी इधर उधर की बातें कर ली। सो व्हाट इज योर टेक ऑन द ज्योति मौर्य इशू? और अच्छा, उसमें फिर ना उल्टी सीधी खबरें आने लग गई कि 136 हस्बैंड्स ने अपनी वाइफ्स को इलाहाबाद से विड्रॉ कर लिया कि हमने नहीं अपनी पत्नी को बनाना है एसडीएम। ये गलत और है सब। ये देखिए, तो मैं आप एक नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगी कि उनका अपनी वाइफ्स के प्रति, वो वाइफ जिनको उन्होंने हाउसवाइफ बना रखा है, और वो लड़कियां जो पढ़ी लिखी होके भी, टैलेंटेड होके भी आज हाउसवाइफ बन के रह रही हैं, या वो हस्बैंड्स जिनकी बीवियां टैलेंटेड हैं और जिंदगी में आगे ग्रो कर रही हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? और ज्योति मौर्य वाले इंसिडेंट से इस समाज को क्या सीखने की जरूरत है? नई पीढ़ी, आज जो लड़का 25 साल का है, उसको क्या लेसन लेने की जरूरत है? योर टेक। पहली बात तो ये जो आपने कहा ना कि बहुत सारे ज्योति मौर्य के केस के बाद हस्बैंड्स ने जो है बीवियों को विड्रॉ करना ये शुरू तो कर फर्जी दिया। बातें हैं हालांकि। हाँ, जो भी है। और दूसरा कि हाउसवाइफ्स को जो है वर्किंग होना चाहिए, या हस्बैंड जो है उनको नहीं प्रमोट कर रहे हैं। पहली बात तो मैंने कल भी शायद ये बात कही थी कि कोई किसी को सिखा नहीं सकता जब तक अपनी इच्छा ना हो। हाँ। पहली बात तो ये। हम्म, और अगर कोई वाकई घर में रह रहा है और कुछ करना चाहता है, अगर कोई हाउसवाइफ कुछ बनना चाहती है, तो उसको उसकी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। हस्बैंड को, फादर इन लॉ को, जो भी घर में बाकी लोग हैं, हम्म। उनको ज़रूर कहना चाहिए कि नहीं बेटा, तुम टाइम निकालो और आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि आप हमेशा कहते हैं ना यू लिव ओनली वंस, मैं कहती हूँ नहीं, यू लिव एवरी डे, यू डाई ओनली वंस। तो आपको आपको इतना पता नहीं कितनी, कहते हैं ना कई कोटि आपको भोगने के बाद आपको मनुष्य का जीवन मिलता है। तो सार्थक उसको करना चाहिए अपने लिए, किसी के लिए नहीं कि मैं कुछ बन जाऊंगी और फिर मैं जो है 4 पैसे ज़्यादा कमाऊंगी तो मेरा रुतबा बढ़ जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, उसलिए नहीं।
कम से कम इस जीवन को, ये इतना बहुमूल्य जीवन है, इसको अच्छा आप जब बूढ़े होके जब इस दुनिया से विदा हो तो आपको लगना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ किया। अगर ईश्वर ने मुझे सोचने समझने की और कुछ क्रिएट करने की शक्ति दी थी, मुझे एक जानवर के रूप में नहीं पैदा किया था, तो करना चाहिए था और फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरा जो आपका ये था कि भाई हाँ हस्बैंड विदड्रॉ कर रहे हैं तो ये भी गलत है, और खुद को भी ग्रो करना चाहिए। मैंने कल ये बात कही थी कि माँ बाप बच्चे के ऊपर पूरा जोर लगाते हैं, तू ये करेगा, तेरे हमारे सपने तू पूरे करेगा, वो भी गलत है। पत्नी को आगे बढ़ा रहे हो, खुद नहीं बढ़ रहे हो, ये भी गलत है। खुद भी ग्रोम करो ना अपने आप को, खुद भी तो आगे बढ़ो भाई। वो बौद्धिक स्तर तो फिर होगा नहीं ना, आप वहीं के वहीं रह गए। ज्योति मौर्य के केस में यही हुआ ना कि जनाब जो है वहीं के वहीं सफाई कर्मचारी रह गए और वो जो है पीसीएस अधिकारी हो गए। तो फिर कहाँ से बौद्धिक स्तर मिलेगा? वो बात करेंगी एसडीएम के लेवल की, आप बात करोगे सफाई कर्मचारी के लेवल की। नहीं, वो उठती बैठती है आईएएस और पीसीएस के बीच में, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? हाँ। वो कभी फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं करेगी। कभी कलेक्टर साहब से बात कर रही है, मैडम कभी यहाँ पे है, आप यहाँ पे हैं, फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं करेगी, कैसे होगा फिर? शी इज इंटरेक्टिंग विद हाँ। पीपल। फिर आपने उनको बनाया तो खुद को क्यों नहीं बनाया भाई? आप उनको बना सकते तुम थे। इतने बड़े फन्ने कहाँ थे? तुमने उसको तो इतना बड़ा कर दिया, तो खुद कहाँ रह गए थे? और जब वो पढ़ती लिखती थी तब तो उसके साथ बैठ के डिस्कशन ही करते, तो तुम्हें भी 4 बातें सीखने को मिल जाती। क्यों? आखिर जब वो हिस्ट्री पढ़ रही थी या कुछ भी पढ़ रही थी, तो उस समय तुम उसके साथ डिस्कस करते बैठ के, तो ज्यादा लर्निंग हैपेंस व्हेन 2 पीपल डिस्कस। ज्यादा बढ़िया होता है, ज्यादा जल्दी सीखा जाता है। तो मैं तो यही कहूंगी, कोई किसी को बनाता नहीं है, हाँ आप माहौल देते हो। और ज्योति मौर्य के केस में यही है कि हस्बैंड जनाब जो है वो खुद भी कुछ करना चाहिए था। हमारे हिंदुस्तानी समाज में हम जिस माहौल में पले बड़े हैं, आज भी घर में पिता का स्थान जो है वो माता के स्थान से थोड़ा ऊपर ही होता है। बड़ा भाई जो है वो बाप की जगह लेता है। ये हम विदेशी नहीं है कि हमने 18 साल में अपने बच्चे को लात मार के निकाल दिया कि तुम साले जाते क्यों नहीं हो। हमारा समाज तो आज 50 साल के लड़के को भी नहीं कहता कि तू अलग हो जा परिवार से। तो कहीं ना कहीं हम जिस समाज से आते हैं, जो हमारी फैमिली वैल्यूज हैं, वो बदल नहीं जाएंगी रातों रात। तो आपको खुद को जो है, अब पति नीचे रह गया, पत्नी ऊपर निकल गई, तो फिर तो भैया मैंने कहा ना, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, झगड़े होंगे, फिर वही तो होगा जो हुआ। ये जो समस्या आई ज्योति मौर्य और उनके हस्बैंड में, वो उनका जब स्टेटस बढ़ा, जब वो एक बड़ी अधिकारी बन गई, तो उनके अंदर बौद्धिक कंपैटिबिलिटी ना, जो बौद्धिक स्तर का मेल न रहेगी, जो बौद्धिक डिफरेंस पैदा हुआ, उस वजह से उनके मैरिटल लाइफ में भी एक एक परिवार में अगर एक बच्चा जो है वो मंद बुद्धि पैदा हो जाता है, तो वो माँ बाप जो है, मैंने ये रियलाइज किया है कि वो नहीं चाहते कि समाज को पता चले कि उनका बच्चा ऐसा है। ठीक उस पत्नी की भी वही हालत है कि मैं नहीं बताना चाहती कि मेरा पति सफाई कर्मचारी है। आप इस चीज़ को ऐसे देखिए, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, मैं हज़ारों बच्चों के साथ डील कर रही हूँ और पिछले 30-32 साल से कर रही हूँ। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है फैमिलीज़ में कि जहाँ पर परिवार में कोई व्यक्ति, घर का कोई भी, चाहे वो भाई है बहन है, अगर वो कहीं पर भी कमतर है किसी चीज़ में, रंग भी काला होता है ना, तो लोग नहीं बच्चे को जो है वो या भाई बहन को जो है साथ रखना चाहते, या मतलब ऐसी है हाँ, चीजें। अपने सांवले बच्चे को समाज हाँ में ऐसी है इंट्रोड्यूस करने चीजें। में शर्माते हैं। तो फिर वहां पे तो वो तो इतनी बड़ी अधिकारी होगी, तुम वहीं रह गए, तो वो उसको शर्म आएगी आएगी। नहीं देखिए, और मेरा तो ना, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि देखिए, गलती करना गलत नहीं होता, परंतु उस गलती को रिपीट करना गलत होता है। गलतियों से सीखिए, और हर बार मैं कहता हूं कि गलती करने से मत शर्माओ, पर गलती को रिपीट मत करो, हर बार नई गलती करो। हाँ, तभी आगे बढ़ोगे। और नंबर 1, नंबर 2, आज आप कहाँ हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जाना कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है। आप कितने भी लो लेवल से स्टार्ट करते हैं, परंतु यदि आप फिनिश भी वहीं करते हैं तो ये गलत है। और सीखिए, हर रोज आपको आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको सिखा सकते हैं। मतलब आप ये मत सोचिए कि जो मेरे से ऊपर के लेवल का है उसी से मैंने कुछ सीखना है। मेरी कुक है, वो इतने करीने से काम करती है, खाना बनाती है, तो मुझे उसको देख के लगता है कि यार मैं ऐसे नहीं बना सकती।
उसके अंदर वो इतनी पेशेंस वाली है ना, बड़ी मीठी मीठी आग पे लोहे की कढ़ाई में सब्जी जब पकाती है, तो मैं सोचती हूँ कि कितना बढ़िया कर रही है काम, मैं वैसा नहीं कर सकती, उससे भी सीखने को मिलता है। हाँ, यू कैन लर्न फ्रॉम हाँ, एनीबॉडी। ऐसा नहीं कि जो मेरे से ऊपर है या मेरे से ज्यादा जानकार है या हाँ, बड़े ओहदे पे है मैं उसी से सीखूंगी। बहुत छोटे छोटे लोग भी आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट के तो मास्टर है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये मत सोचिए कि मैं उससे नहीं सीख सकता। इफ यू रिमेम्बर वो राधेश्याम मोची का वो हाँ इंसिडेंट पटियाला में, हाँ बिल्कुल। ही इज सच अ क्राफ्ट्समैन। हाँ आपको वो इंसिडेंट याद होगा कि हम्म, मैं उनके साथ 1.5-2 घंटा बैठ के उनसे बातें करता रहा, हाँ। एंड आई लर्न सो और मेनी वो थिंग्स फ्रॉम इतने हिम। अच्छे जूते रिपेयर करता है कि वो उसकी इतनी डिमांड है कि आई थिंक वो 5,000 रुपये रोज कमाने वाला आदमी। बहुत अच्छे, मतलब वो जो महंगे वाले जूते हैं उनको रिपेयर करता है और एकदम नया बना देता है। अब आपके पास स्केचर्स के जूते हैं, आपने 10,000 के खरीदे, उसमें थोड़ी सी कहीं पर कोने में से फट गया है, अगर कोई किसी भी वजह से, जैसे कुत्ते, अब हमारे घर में छोटे कुत्ते होते हैं, वो कोई ना कोई चीज फाड़ देते हैं, तो ऐसे में वो बहुत अच्छी रिपेयर कर देता है, एकदम नया बना देता है। तो आज का ये बातचीत में हमें यह कहा कि ज्योति मौर्य के हस्बैंड ने गलती ये की कि अपनी पत्नी को तो एसडीएम बनाया, खुद सफाई कर्मी रह गए, खुद को भी उनको ग्रो करना चाहिए था। तो नई पीढ़ी के लिए यही एक लेसन है कि दोनों साथ मिलके ग्रो करें, हाँ और बौद्धिक डिफरेंस नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। आपका पद बेशक ना बढ़े, पर जो पति पत्नी का जो बौद्धिक लेवल है ना, जो बौद्धिक ट्यूनिंग है, वो बराबर रहनी चाहिए। बातचीत तो करनी है ना। बातचीत आपस में ना, कम से कम एक फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच करनी चाहिए। जी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये आज की बातचीत कैसी लगी। इट वाज अ वेरी ऑर्गेनिक डिस्कशन। मोनिका जी वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस टॉपिक। तो ये एक नया फॉर्मेट है मेरे चैनल में। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और बहुत जल्दी अगले ही, अभी आप मेरे साथ अगले 2 दिन और हैं, 15 अगस्त तक छुट्टी है हमारी। बिल्कुल। तो अभी अगले 2 दिन तक हम कोशिश करेंगे 3-4 वीडियोज और साथ में बनाएं। उसके बाद मैं अपने आश्रम वापस चला जाऊंगा। मैं 4 दिन के लिए आया हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।